हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हमारे वीडियो के क्रम में बायोलॉजी प्लेलिस्ट में आप जब जाइएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे जो हमने 20 क्वेश्चन अन्य बनाने का टारगेट, हालांकि वहाँ पे मेरे 55 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं आपके लिए और 20 क्वेश्चन और पहुँच रहे हैं। तो उन्हीं में से क्रम में हमारे पास एक क्वेश्चन इससे पहले हमने बनाया था, कैंसर क्या है, उसके प्रकार का वर्णन था। और आज हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है प्लाज्मोडियम के लिए। प्लाज्मोडियम, तो हम लोग मलेरिया परजीवी के बारे में बात कर रहे थे। मलेरिया परजीवी क्या होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का वर्णन करना है हमारे पास। बहुत सरल भाषा में क्वेश्चन आपको हम सिखाने वाले हैं। हालांकि पहले इसके बारे में हम, परजीवी जो था दो भाग में, ये मलेरिया जो परजीवी होता है वो दो पार्ट्स में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। आप लोग हमारे बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे बड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ। और आज हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, जरूर आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ये 99% आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से आपको सिखाएंगे। ये भाषा आप पाएंगे कहीं नहीं, मैं बहुत सरल भाषा में आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो, यह परजीवी दो जीवों में अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। पहला जीवन क्या होता है? मानव में संक्रमण। सबसे पहले ये मानव में जाता है और मानव से फिर मच्छर में जाता है। वृद्धि मानव में ही करेगा, उसके बच्चे मच्छर में पहुंचेंगे, वहाँ बैक्स बनेंगे, फिर दूसरे जीव में जाएंगे, फिर वहाँ वृद्धि करेगा। तो क्या होता है, मानव में इसका संक्रमण एक छोटे जीव स्पोरोजाइट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मानव में जब इसका संक्रमण होता है वो स्पोरोजाइट के रूप में होता है, छोटे जीव के रूप में होता है। यह जब मादा एनाफिलीज की लार में उपस्थित होता है। ये कहाँ होता है? मादा एनाफिलीज की लार में होता है। जब मच्छर काटता है, लार के माध्यम से क्या करता है? मानव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। रुधिर में या लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करता है, जिससे फटकर अविषालु हीमोजॉइन क्या स्रावित करती है? अविषालु, हालांकि जहरीला नहीं है, जहरीला वाली भी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये रुधिर कणिकाओं पर जो प्रहार करता है स्पोरोजाइट, तो फट जाती है। फटने से क्या होता है? अविषालु हीमोजॉइन स्रावित करती हैं। यही इसी की वजह से क्या होता है? ठिठुरन और ज्वर पैदा होता है। तभी आदमी को एकदम बुखार आता है, व्यक्ति को, और ठिठुरन एकदम कपकपी के साथ बुखार आता है। यहाँ यह वृद्धि करके मीरोजाइट बनाता है। गया किसके रूप में? स्पोरोजाइट के रूप में, और वृद्धि की तो इसने बना दिया मीरोजाइट। ठीक है, लैंगिक या लैंगिक अवस्था में बदल जाता। तो ये छोटे एक बचपना है, एक छोटा नवजात शिशु बोल सकते हैं। जो प्लाज्मोडियम का जो शिशु होता है उसका नाम स्पोरोजाइट होता है। और जब मलेरिया मच्छर जब उसको काटता है तो उसके लार के माध्यम में मलेरिया मच्छर, यानी कि उसका क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम मच्छर के जो है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का मच्छर क्या होता है? एनाफिलीज होता है। एनाफिलीज के लार में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम तो स्वयं इसका नाम होता है। और लार में जब वो मच्छर के व्यक्ति को काटता है तो उसके रक्त में जाता है। रक्त में वहाँ लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है, तो लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है? हीमोरेज, अविषालु हीमोजॉइन नामक पदार्थ साबित होता है। इसी वजह से ठिठुरना, एकदम सर्दी लगती, कभी के साथ बुखार आ जाता है। वहाँ यह वृद्धि करता तब बनाता है मीरोजाइट्स। यही एक लैंगिक अवस्था कहलाती है। मीरोजाइट्स अवस्था में ये जनन करता है और फिर स्पोरोजाइट बनाता है। फिर मच्छर में क्या संक्रमण होगा? जब मीरोजाइट्स बनेंगे तो मच्छर जब उस व्यक्ति को काटेगा तो मीरोजाइट्स, वही जो युवा अवस्था होती है, वो मच्छर में प्रवेश कर जाता है और विभाजन द्वारा स्पोरोजाइट बना लेता है। ये मीरोजाइट फिर मच्छर में जाएगा, फिर टूटेगा, छोटे छोटे बच्चों में क्या बना देगा? मीरोजाइट बना देगा, स्पोरोजाइट बनाएगा। और स्पोरोजाइट फिर मनुष्य में आएगा, यानी मच्छर से मनुष्य, मनुष्य से मच्छर। इसके दो ही अवस्थाएं होती है, मीरोजाइट, स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट बचपना होता है और मीरोजाइट इसकी जनन अवस्था होती है, वृद्धि करता है, फिर बहुत सारे स्पोरोजाइट बना देता है। तो ये होता है मलेरिया। आप याद रखिए क्या बनना है? मीरोजाइट बनाना है, मीरोजाइट, और फिर बनाना है स्पोरोजाइट्स, स्पोरोजाइट्स बनाना है। मीरोजाइट किसका होता है? मीरोजाइट होता है जो है ये वयस्क अवस्था है, वयस्क होता है। और ये शिशु होता है, शिशु होता है, बचपना होता है। हालांकि ये स्पोरोजाइट लार में पाया जाता है। लार में मच्छर की, जो एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज होता है, उसकी लार में पाया जाता है। जब वो मनुष्य को काटती है तो उसके रक्त में जाता है, और यही स्पोरोजाइट ही लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है, उन्हें वो, जिससे वो फट जाती हैं। इसी की वजह से एक हीमोजॉइन नामक विषालु पदार्थ साबित होता है, और इसी की वजह से कपकपी लगती, बहुत ठंड देकर के बुखार आता है।
फिर यहाँ पर यह वृद्धि करता है, फिर मीरोजाइट्स बनाता है, लैंगिक अवस्था में बदलता है, और जब मच्छर उस संक्रमित आदमी को काटता है तो फिर मीरोजाइट्स उसके अंदर जाते हैं और वहाँ विभाजन करके फिर बहुत सारे स्पोरोजाइट बना देते हैं। स्पोरोजाइट्स फिर मच्छर काटे, यानी कहने को मनुष्य से मच्छर, मच्छर से मनुष्य में चलती रहती है, यही इसकी प्रोसेस होती है। अच्छा, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं, इसमें चित्र अच्छा नहीं था तो मैंने आपके लिए सर्च कर रखा है। बहुत सुंदर सा चित्र है, शायद समझ में भी अच्छा आएगा आपको। जैसे जब कोई मच्छर, ध्यान दीजिएगा, जब कोई मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु काटने के साथ साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। जब जीवाणु जाएंगे मानव के शरीर में तो किस रूप में जाएंगे? स्पोरोजाइट के रूप में। किसके रूप में जाएंगे? स्पोरोजाइट। स्पोरोजाइट्स के रूप में जीवाणु जो होते हैं उस रक्त में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो वहाँ परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। फिर वो स्पोरोजाइट वहाँ से बढ़ते हुए कहाँ पहुँचते हैं? रक्त के व्यक्ति के यकृत में पहुँचते हैं, और ये इस टाइप के जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और यकृत में जाने के बाद फिर ये परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है और कोशिका को फोड़ देता है, तरह रक्त मोचित करता है, यानी रक्त को छोड़ देता है, रक्त को, यानी फिर वहीं पर जनन करेगा, और जनन करके क्या बनाएगा? ये जनन अवस्था जब ये यहाँ पे आएगा तो ये मीरोजाइट बनेगा। क्या बनेगा? मीरोजाइट बनेगा, मीरोजाइट, ठीक है। स्पोरोजाइट के रूप में अंदर गया, वहाँ पे इसने कोशिकाओं पर प्रहार किया और उसके बाद में जनन किया, जनन के योग्य हो गया, मीरोजाइट बन गया। फिर मीरोजाइट फिर मच्छर में आएगा। परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है, उन्हें फोड़ देता है, इस पर ज्वर और अन्य लक्षणों का चक्र शुरू हो जाता है, बुखार आने लगता है, कपकपी इसी वजह से होती है। लाल रक्त कणिका, ये तो तोड़ दिया, लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ देता है। तो सबसे पहले एक हाथ बना देना, मच्छर बना देना, यहाँ से जो है मच्छर प्रवेश करेगा, फिर एक इसकी अवस्था कहलाती है परजीवी की। उसके बाद ये यहाँ पे परजीवी यकृत में पहुँचा और यकृत में जाने लाल रक्त कणिकाओं को तोड़ा और नई रक्त कणिकाओं को संक्रमित किया इसने। ये फिर क्या किया? लैंगिक अवस्था में आ गया। लैंगिक अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तन होगा, रुधिर कणिकाओं में शामिल हो जाता है। और फिर जब कोई मच्छर दूसरे आदमी को काटता है, उस संक्रमित आदमी को काटता है, तो ये उसके अंदर इस टाइप से आमाशय में निषेचन परिवर्तन होता है और फिर आ जाता है, जीवाणु बन के वापस चला जाता है। तो इस टाइप का चित्र आपको बनाना पड़ेगा। परजीवी का ये प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, इससे सरल आप कहीं नहीं पाएंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, और बहुत सरल है, इसको जो है इसको आप बना लीजिएगा, बहुत सरल है, आराम से आप समझ भी सकते हैं इसको। ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम मच्छर का जीवन चक्र होता है। आप एक मच्छर बनाइएगा, बहुत सरल है, आप हाथ बनाना है, एक मच्छर बना लेना है, ठीक है। और ये जब इसको यहाँ पे लिखना है, जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो जीवाणु मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे गुणन करते हैं इस टाइप से। परजीवी जो होता है रक्त द्वारा व्यक्ति यकृत में जाता है, यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है, ये लैंगिक जनन किया, कोशिकाओं को फोड़ दिया, ये स्वयं बाहर हो गया, ठीक है, मोचित कर दिया। फिर रक्त कोशिकाओं को तोड़ेगा, वहाँ पे फिर ये स्पोरोजाइट बनाएगा, और स्पोरोजाइट बनाने के बाद उसी में नर और मादा बनेंगे। और फिर जब मादा प्लाज्मोडियम, मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा, फिर उसके अंदर जाएगा और उसके आमाशय में क्या करता है? ये मीरोजाइट बनाता है। मीरोजाइट जब टूटेगा तो फिर स्पोरोजाइट बनेंगे, स्पोरोजाइट फिर मच्छर में चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस इसका होता है, मानव से मच्छर और मच्छर से मानव में, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ भी अभी आपको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कहलाएगा, इसको नोट डाउन भी आप कर सकते, चाहिए तो कॉपी पे रफली आप बना लीजिएगा, बहुत सरल सा चित्र है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इंटरफेरान, एलर्जी और इंटरफेरान पर टिप्पणी लिखनी है। एलर्जी क्या होता है, इंटरफेरान क्या होता है? इंटरफेरान इंजेक्शन होता है। इंटरफेरान, इंटरफेयर करने वाला, यानी किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ थोड़ा समझ के चलिएगा, तो कोरोना होने पर जब तक उसका टीका बना तब तो बहुत वक्त हो जाता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटी छोटी टैबलेट्स दी गई, कुछ औषधियाँ दी गई ताकि वो कंट्रोल बना रहे, और उसके बाद इलाज, पूर्ण इलाज जब ही होगा जब आ जाएगा टीका। तो किसी प्रभावी दवाई के या प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत होने तक किसी बीमारी को, किसी विषाणु को रोकने के लिए जो दवा खिलाई जाती, पिलाई जाती, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरान कहते हैं। क्या करती है? उस विषाणु में इंटरफेयर कर देती है, वो कंफ्यूज हो जाता है और अच्छा अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है, व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है।
तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेरान। देखो क्या होता है कि इंटरफेरान कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन, ये उसी वायरस से संक्रमित, जो जैसे जो वायरस है उसी से संक्रमित जो है ग्लाइकोप्रोटीन निकाल ली जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? यही एंटीबॉडीज का कार्य करती है जो संक्रमित कोशिकाओं को वायरसों से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कोशिकाओं द्वारा क्या होगा, जब किसी भी हमारे शरीर में क्या होता है, जब कोई बीमारी जाती है, जैसे आप बात करें कोरोना की, या कोई भी वायरस जब प्रवेश करता है तो हमारी कोशिकाएं उसको पहचानने में 1 या 2 दिन ले लेती हैं। अचानक नया व्यक्ति देख करके तुरंत क्या होगा, हमारा शरीर लूज पड़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, क्यों मुझे लगता कोई आ गया कोई। लेकिन उन्हें अब उसके प्रति औजार बनाने के लिए, प्रतिरक्षा जो यंत्र बनाने के लिए उन्हें वक्त लगता है, 1 या 2 दिन लगते हैं। और उसके बाद उसको जब पहचान लेती है तो उसको जो है मार देती है, वायरस को भगा देती है और उस व्यक्ति को ठीक कर देती है। तो इनमें क्या होता है कि जो कोशिका संक्रमित हो जाती है तो उनसे ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रतिरक्षी पदार्थ होता है। तो उसी यही क्या करता है, उस संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इंटरफेरान का उपयोग वायरस संक्रमण के लिए रोग निवारक और निरोधक औषधियों के में, रोग निवारक होता है, निवारण का देखा तो कंट्रोल नहीं करेगा, जो है निरोधक या रोक देगा, इनके औषधियों में किया जाता है। आइसेक्स और लिंडेमन ने ये दर्गने आइसेक्स और लिंडन मैन, इन्होंने 1957 में इसका उपयोग किया था। प्रोटीन का पता लगाया था जो कि चूंकि इस द्वारा अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोका जा सकता है, इसीलिए इसे इंटरफेरान, इसके द्वारा अंतःकोशिकीय, हमारी कोशिका के अंदर कोई वायरस है उसके भी गुणन को रोक देंगे, और इसीलिए इसे इंटरफेरान कहा जाता है। क्यों इंटरफेरान कहा जाता है? क्योंकि अंतःकोशिकीय विषाणुओं के गुणन को भी ये रोक देता है। ठीक है, तो इंटरफेरान, हालांकि शायद चित्र तो नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि चित्र का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं बनता है। इंटरफेरान क्या नाम है इसका? इंटरफेरान जो होता है, ये नहीं भाई, यहाँ से समझने में भी नहीं बनेगा। तो इंटरफेरान क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह होती है, वही इन्होंने दर्शा रखा है। ग्लाइकोप्रोटीन का एक जाल होता है। इंटरफेरान के कई क्वालिटी होते हैं, अल्फा बीटा गामा इंटरफेरान हुआ करते हैं। ये स्वयं कोशिकाओं से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? कोशिकाओं से। जो कोशिकाएं संक्रमित होती हैं उन्हीं कोशिकाओं से इंटरफेरान ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होती है। जैसे नहीं मिलेगा, अल्फा बीटा गामा इंटरफेरान सब अलग अलग हैं टोटल। इस टाइप के शीशी में इंजेक्शन जो बोतलों में भरे जाते हैं, इंटरफेरान, अल्फा इंटरफेरान, बीटा इंटरफेरान, गामा इंटरफेरान। तो इंटरफेरान होता क्या, पहले एक बात समझ लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति को क्या हो गया, डेंगू हो गया, तो डेंगू में क्या होगा कि उसकी कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए 2 दिन 4 दिन 8 दिन में क्या बनाएंगी, एक तंत्र बना लेंगे, एक मजबूत संगठन बना लेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करेंगे। उसी ग्लाइकोप्रोटीन को क्या बोला जाता है? वही ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडीज कहलाता है। जब वो एंटीबॉडीज जब बनाएंगी तो एंटीबॉडीज बनाने पर उसी ग्लाइकोप्रोटीन को बाहर निकाला जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन से नई दवा बना दी जाती है, और इसी को हम इंटरफेरान कहते हैं। दूसरे व्यक्ति में जैसे ही वायरस, डेंगू वायरस पहुंचा, वैसे वही ग्लाइकोप्रोटीन डाल दी और वायरस वहीं पर समाप्त हो गया। अगर उसका शरीर, अगर उसकी कोशिकाएं पुनः ग्लाइकोप्रोटीन बनाती तो 2 से 4 6 दिन 8 दिन लग जाते, तब तक पता चलता व्यक्ति खत्म हो जाता। तो उसको रोकने के लिए उसी ग्लाइकोप्रोटीन से क्या किया जाता है, दूसरी दवाई बनाई जाती है। यानी कहने का मतलब कि संक्रमित कोशिकाओं से, किसी भी वायरस से संक्रमित कोशिकाएं एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं और उसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, इंटरफेरान बनाया जाता है। एक औषधियाँ होती है कोशिका के अंदर विषाणु के संक्रमण को रोकती है, इसीलिए गुणन को रोकती है, इसीलिए इसे इंटरफेरान कहा जाता है। इंटरफेरान कितने प्रकार के, ये देखो, ये जैसे ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह बना रही हैं, डिफरेंट म्यूटेशन है, बहुत कुछ इसमें दिया गया है। तो देखिए जरा क्या होता है कि इंटरफेरान 3 प्रकार के होते हैं। अल्फा इंटरफेरान होता है, बीटा इंटरफेरान होता है, गामा इंटरफेरान होता है। समझ में आ गया? इंटरफेरान मैंने इंटरफेयर करना, कोशिका के अंदर विषाणु गुणन को रोकना इंटरफेरान कहलाता है। ये औषधियाँ हो सकती हैं, ये क्या कहती है, रोग के निवारण के लिए या निरोधक के लिए औषधियाँ होती हैं। आइसेक्स और लिंडन मैन ने 1957 में ऐसी प्रोटीन की खोज की थी। कौन सी वाली? ग्लाइकोप्रोटीन।
जो स्वयं वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन बनती है, इसी से इंटरफेरॉन बनते हैं। अच्छा, एलर्जी क्या होती है? एलर्जी का मतलब होता है किसी भी प्रति एलर्जी। एलर्जी धूल कण के प्रति हो सकती है, एलर्जी धूप के प्रति हो सकती है, एलर्जी हल्की सी हीट के प्रति हो सकती है, एलर्जी गर्म कपड़ों के प्रति हो सकती है, वुलन क्लॉथ्स के प्रति। एलर्जी कैसे भी हो सकती है, ठीक है, इसमें कई सारी बीमारियां होती हैं एलर्जी में। तो एलर्जी एक ऐसा विकार होता है जिसमें शरीर किसी एलर्जन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, एक एलर्जन, एक दो एलर्जन जो होते हैं एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों को एलर्जन कहता है। तो शरीर किसी एक एलर्जन या किसी भी एलर्जन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो देखिए, तो क्या होता है एलर्जी, एक बार इसको समझ के चलिएगा। एलर्जी एक ऐसा विकार होता है जिसमें शरीर किसी भी एलर्जन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। एलर्जी होने पर शरीर में हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ बनते हैं। ये खास पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एलर्जी में कौन से पदार्थ बनते हैं। हिस्टामिन बनता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ बनते हैं, जिससे इन्हीं की वजह से उत्तेजना उत्पन्न होती है और एलर्जी की प्रतिक्रिया हल्की से लेकर जानलेवा तक हो सकती है। कुछ लोग जानलेवा एलर्जी भी हो सकती है, हल्की से लेकर के जानलेवा तक एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? एलर्जी कुछ विशेष एलर्जन पदार्थों से उत्पन्न होती है। ये इसकी वजह से शरीर में हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ बनते हैं जो उत्तेजना उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एलर्जी में क्या क्या हो सकता है देखना जरा। एलर्जी होने पर शरीर में, ये तो खास पॉइंट हो गया, हिस्टामिन और सीरोटोनिन नामक पदार्थ बनते हैं। एलर्जी के कारण शरीर में उत्तेजना होती है, मैंने अभी बताया उत्तेजना उत्पन्न होती है। एलर्जी हल्की से लेकर जानलेवा, ये वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर दिए गए हैं। एलर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे फूड एलर्जी, खाना से भी एलर्जी होती है। ड्रग एलर्जी, कुछ दवाइयाँ अचानक रिएक्शन कर जाए उसको एलर्जी बोलते हैं, दवा अगर रिएक्शन कर जाए तो एलर्जी होती है, ठीक है। पोलिन एलर्जी होती है, लैक्टेक्स एलर्जी होती है, मोल्ड एलर्जी, जो आपको याद रहे, कीड़े मकोड़े की एलर्जी होती है। कोई कीड़ा अचानक रेंग गए, आपने बहुत सारे ऐसे कीड़े देखे होंगे बारिश के मौसम में आते हैं, यहाँ से ऐसे निकल गया, बहुत सारे फफोले पड़ गए, एलर्जी है। यहाँ पे निकल के बहुत सारी खुजली हो रही है, खुजली जैसे घमरी वगैरह होती है, खुजली हो रही है, तो ये सब क्या होती है, इसे एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के होने की वजह से पराग ज्वर होता है, हे फीवर और दमा जैसी बीमारियां भी हो सकती है। दमा खसरा चेचक, ये सब जो दमा बीमारी जो है एलर्जी से हो सकती है, ठीक है। और पराग ज्वर हो सकता है, इसको हे फीवर कहते हैं। अच्छा, एलर्जी का भी कोई फिगर नहीं है फिलहाल में। एलर्जी तो एलर्जी है, वो किसी से भी हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे चिकनगुनिया की बात करेंगे, ठीक है। एलर्जी देखो, एलर्जी क्या होती है, एलर्जी में कैसे भी लक्षण, एलर्जी के कई क्वालिटी के हो सकते हैं। एलर्जी देखो इस टाइप की हो सकता है एलर्जी में हाथ में दाने ऐसे छोटे छोटे एकदम पित्ती, जैसे पित्ती बोला जाता है, आपने पित्ती शब्द सुना होगा। कभी कभी आप धूप में एकदम नहा ले, धूप में बैठ जाए, ये तो क्या होगा, बहुत पूरे शरीर में फफोले फफोले बहुत सारी खुजली होगी, उसको भी आप एलर्जी कहते हैं। देखो इस टाइप की आपने खूब देखा होगा। ये तो लोग में हमें लग रहा है 99% लोग इसका जो है इसका सामना कर चुके हैं। ये धूप वाली पित्ती वगैरह जो होती है, इसका सामना 99% लोग कर चुके हैं। ये सब एलर्जी कहलाती है। या स्वतः ही ऐसे खुजली जैसे दाने पड़ जाएं जो कभी ना ख़त्म हो, उसको भी आप एलर्जी कहेंगे। ऐसे लोगों में भी एलर्जी होती है, तो ये सब एलर्जी है। एलर्जी क्या लिखेंगे? एलर्जी कुछ एलर्जनों की वजह से होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हिस्टामिन होता है, मेलाटोनिन नामक दो पदार्थ साबित होते हैं, मैंने अभी बताया हुआ है। और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। ये आँखों में एलर्जी हो सकती है, आँख एकदम लाल रहना, ये भी एलर्जी कहलाती है। अचानक आंखें लाल पड़ जाना एलर्जी कहलाती है। तो ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। यहाँ पे एलर्जी के लक्षण दिखाए गए हैं, तो किसी भी एलर्जन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे एलर्जी की। ये देखो एलर्जी दिख रही है आपको, और ये कैसी भी हो सकती है, हाथ में हो सकती है, आँख में हो सकती है, गले में हो सकती है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी एलर्जी हो सकती है। ये सब एलर्जी के पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एलर्जन के बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता था, चिकनगुनिया क्या होती है। तो चिकनगुनिया क्या होता है, जरा ध्यान देना। चिकनगुनिया और न्यूमोनिया, आज हम ये दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। न्यूमोनिया क्या होती है? न्यूमोनिया छोटे बच्चों में, 2.5 साल तक के बच्चों में होती है, या बूढ़े लोगों में होती है, बुजुर्ग में। एकदम क्या होगा, फेफड़ों में बहुत सारी पस बढ़ जाएगी,
खड़ खड़ करेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, फेफड़ों में पस होती है, थूकेंगे तो वो पस निकलेगी नहीं, फेफड़ों में चपक जाती है। तो ये सब क्या होता है, इसको ये क्या बलगम इसे बोला करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, न्यूमोनिया होती है। चिकनगुनिया भी जुकाम जैसी होती है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे जुकाम के लक्षण होते हैं ऐसे चिकनगुनिया नामक विषाणु से होता है। इसमें तेज बुखार आएगा, चिकनगुनिया में बहुत तेज बुखार आता है, पेशियां और जोड़ों में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। ये आप पता लगा लेंगे चिकनगुनिया के लक्षण क्या हो गए, हाथ पैर सूज जाएंगे, चेहरा सूज जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा, चलने में हड्डियां दर्द करेगी, मांसपेशियां त्वचा दर्द करेगी, ठीक है, बुखार तेज आएगा। ये जो चिकनगुनिया है, अब यही लक्षण उसमें पाएंगे, तेज बुखार डेंगू में होता है, पेट जोड़ों में दर्द डेंगू में होता है, सूजन बॉडी में डेंगू में होता है। तो ये सब डेंगू और चिकनगुनिया एक ही प्रजाति से, एक ही मच्छर से होते हैं, मादा एडिस से ही होते हैं दोनों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चिकनगुनिया रोकथाम कुछ नहीं विशेष है, कोई विशेष औषधि नहीं, केवल रोकथाम की जा सकती है, वो भी मच्छरों के प्रजनन को रोका जाए, मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए, पानी के भराव को रोका जाए, यहाँ पे जल भराव, वहाँ पे ग्रीस या तेल डाला जाए, ये सब इसके बचाव होते हैं चिकनगुनिया के। चिकनगुनिया का पेशेंट और डेंगू का पेशेंट लगभग में सेम होता है, चाहे आप चिकनगुनिया की बात करें या आप डेंगू की बात करें, एक ही बात होती है। चिकनगुनिया और डेंगू दोनों पेशेंट एक से ही होते हैं इसके। ये क्या हुआ देखो, अचानक ये मच्छर देखो, डेंगू मच्छर हमने आपको शायद एक दिन और दिखाया था हमारे एक वीडियो में, आपने डेंगू मच्छर देखा होगा। डेंगू मच्छर कैसा होता है, ये नीचे की ओर झुका रहता है, ये अच्छे से इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो इतना बड़ा होता है कि ये जो है उड़ नहीं सकता। ये मच्छर जो होता है हमारी जो घुटने नहीं होते हैं, घुटने से नीचे काट सकता है, इसके ऊपर नहीं है मच्छर जा सकता है। इसमें निचला हिस्सा, इसमें बहुत वजन होता है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा वजन होता है, इसीलिए ऊपर नहीं जा पाता। देखो दानव जैसा दिख रहा होगा मच्छर, यही डेंगू मच्छर है, इसी की वजह से डेंगू होता है, इसी की वजह से चिकनगुनिया होता है। हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू का नाम क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। तो ये सब चिकनगुनिया, इसमें लक्षण क्या है देखो, ऐसे त्वचा पर छोटे छोटे ऐसे दाने पड़ जाएंगे, ऐसे ये भी इसके लक्षण चिकनगुनिया के होते हैं, ये चिकनगुनिया के ही लक्षण हैं। ये देखो चकत्ते पड़ जाएंगे, डेंगू में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, और इसमें चिकनगुनिया में त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, छोटे छोटे दाने, पैरों में सूजन आ जाएगी। तो ये सब इसके लक्षण होते हैं चिकनगुनिया के लक्षण। और क्या क्या हो सकते हैं देखो, और भी वो दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो ये सब इसकी वजह चिकनगुनिया की वजह से होता है। ये देखिए, याद रखिएगा चिकनगुनिया और डेंगू एक ही बात है, एक ही प्रजाति से है, मादा एडीज मच्छर से उत्पन्न होता है, उसका वाहक होता है मादा एडीज। और ये रहा, जैसे इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं आपको यहाँ पे एक पिक्टोग्राम की वजह से दिखाया गया। मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूँ आपके लिए, बहुत कुछ इसीलिए दिखा रहा हूँ। देखिएगा जरा क्या होगा, इसमें हेडक होगा, इसमें चिकनगुनिया के लक्षण देखिएगा एक बार, इससे आप बेहतर सीख जाएंगे। क्या हुआ, हेडक होगा, बहुत सर दर्द होगा, इसमें चिल्स होगा, चिल्स का मतलब बहुत ही सर्दी लगेगी आपको, ठंडक लगेगी, और नेजिया होगा, नेजल आपकी नोज बहेगी, बहुत ज़्यादा नोज बहेगी, जॉइंट पेन होगा, जोड़ों का दर्द होगा, ठीक है। और क्या होता है उसके साथ साथ फिर वॉमिटिंग, आपको बहुत सारी उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगी, यहाँ पे चक्कर आना होता है, गिड्डिंग कहलाता है, ठीक है। और बैक पेन, आपकी रीढ़ दर्द करेगी, ये सब चिकनगुनिया के लक्षण हैं। और फीवर आएगा, तेज आपको फीवर आएगा, और टेम्परेचर जो है हाई फाई होगा, रैश होगा, ये छोटे छोटे ऐसे दाने पड़ जाएंगे त्वचा पर। ये होते हैं चिकनगुनिया के लक्षण। आप लिख सकते हैं तेज बुखार आना, सर दर्द होना, और घूमने लगना, चक्कर आना, जॉइंट जोड़ों का दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी आना, रीढ़ का दर्द होना, फीवर आना, ये सब क्या है, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, ये सारे चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं। समझ में आ गया होगा। और मादा एडीज मच्छर के तो मैंने दर्शन कराए थे, यही वो महान व्यक्ति हैं जिनकी वजह से इतना सारा कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग अभी दूसरे क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। चिकनगुनिया के बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन था, देखिएगा इसको थोड़ा समझ के चलिए, चित्र में इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि जो चीज़ आप देख लेते वो नहीं आप बोलेंगे। फिर हम बात करें न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया क्या करता है, ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक वायरस से होता है। हालांकि इसकी कई वो प्रजातियाँ हैं, जो प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है कई है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है,
ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, तो ये कई से होता है, ठीक है, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। न्यूमोनिया क्या होता है, यह आपके एक या दोनों फेफड़ों को संक्रमण होता है, ये फेफड़े पर ही प्रभावी होता है। ध्यान रखिए न्यूमोनिया जो होता है फेफड़े को कंट्रोल कर, फेफड़े में बहुत सारा बलगम बना देगा, आप खांसेंगे, खांसी आएगी, थूक निकलेगा, बहुत सारा छोटे बच्चे ऐसे सांस का खड़ा खड़ा कर रहे होते हैं, इसीलिए उनको भाप दी जाती है, हीट दी जाती है ताकि कुछ कंट्रोल हो सके। बहुत ही घातक होता है, छोटे बच्चों में इनकी मृत्यु भी हो सकती है, अगर घातक हो गया तो मर भी सकते बच्चे। यह आपके फेफड़ों की वायु थैलियों को द्रव भर देगी। अब बताओ, मवाद भर देगी वायु कोष्ठकों में, ब्रोंकाई में मवाद भर देगी, तो फिर वो सांस कहाँ से ले पाएगा, बच्चा सांस ही नहीं ले पाएगा। दूसरी, निमोनिया हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आपकी उम्र, आपका समग्र स्वास्थ्य कैसा है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और माइकोप्लाज्मा से होती है। निमोनिया के दो भाग हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है और एक है माइकोप्लाज्मा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है निमोनिया के प्रोटोजोआ परजीवी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और माइकोप्लाज्मा। मच्छर से मतलब यहाँ नहीं होता है, ठीक है। प्रकार क्या होते हैं, ये 3 प्रकार की होती है। विशिष्ट न्यूमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस से होगी वो विशिष्ट न्यूमोनिया होती है, ये श्वसन तंत्र वाले व्यक्तियों को प्रभावित करती है। द्वितीयक निमोनिया होती है जो स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा होती है, स्टेफाइलोकोकाई जीवाणु द्वारा या पूर्व संकरित फेफड़े, जो एकदम स्वस्थ फेफड़े थे वहाँ स्ट्रेप्टोकोकस प्रभाव डाल पाता है। दूसरा क्या होता है, स्टेफाइलो, जैसे कोई ऑलरेडी एक बार बीमार हो चुका तो वो ऑलरेडी कमजोर हो जाता है व्यक्ति, तो उस पर स्टेफाइलोकोकाई नामक जीवाणु संक्रमण कर देता है। निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, बुखार लगना, ठंडाना, खांसी, कफ के साथ गाढ़ा बलगम, यही सब इसके लक्षण होते हैं। हालांकि रोकथाम का सिस्टम इसका विशेष नहीं है। सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस खांसते समय सीने में दर्द होगा, तो होगा जब पस भरा हुआ है, सांस लेने में कठिनाई आएगी, मतलब उल्टी आएगी आपको, ठीक है, दस्त भी हो सकते हैं, ज़्यादा तेज निमोनिया दस्त भी हो सकते हैं। रोकथाम क्या है, नंबर 1 टीकाकरण कराया जाए, निमोनिया का टीकाकरण होता है। अच्छे तरीके से हाथ धोया जाए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। खांसते सीखते समय टिश्यू पेपर या शर्ट के आस्तीन से ढके उपयोग में टिश्यू पेपर फेंक दें, ठीक है। घर व पास पड़ोस को स्वच्छ रखें, घर को धूम्रपान मुक्त बनाएं, धूम्रपान नहीं होना चाहिए, इसमें धुआं ज़्यादा घातक हो जाता है। तो देखिए निमोनिया क्या होती है, निमोनिया के पेशेंट कैसे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चिकनगुनिया आपने पढ़ा ही है, निमोनिया में पी साइलेंट रहता है निमोनिया, ठीक है। देखो बहुत सुंदर सा चित्र दिखाया गया है, निमोनिया में कई सारे फिगर हैं, अच्छे फिगर हैं जो आपको बेहतर समझ में आ सकते हैं। इसके बाद हम टॉपिक भी ओवर करेंगे। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, देखो फेफड़ों में बलगम भर जाएगा। निमोनिया में क्या होगा, निमोनिया में फेफड़ों में बलगम भर जाता है, ये देखिएगा। निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होते हैं वो वायरस कहाँ प्रभाव करते हैं, अटैक मारते हैं सीधे, डायरेक्ट फेफड़ों में अटैक मारते हैं। ये ऐसे, ये फेफड़े थे हमारे, यहाँ पे वायु कोष्ठिकाएं एकदम लाल पड़ जाएंगे और इसमें बहुत सारा बलगम भर जाएगा, मवाद भर जाएगा। ये निमोनिया के लक्षण होते हैं, ये इस टाइप के स्पोरोजाइट्स होते हैं इसके। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, ये वायरस दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होते हैं, ये हमारा निमोनिया होता है। ध्यान से इसको आप समझ सकते हैं। तो निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ों में जो होता है क्या होता है, बिल्कुल एकदम पस भर जाता है। निमोनिया में फेफड़ों में पस भर जाता है, सांस लेने में बहुत सारी कठिनाई होती है, व्यक्ति सांस ले ही नहीं पाता है, और कुल मिला के ऐसी अवस्था में उसकी जो है फिर मृत्यु, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है, बहुत ही घातक होती है इसकी। देखो ऐसे यहाँ पे रोगाणु जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, मैंने आपको दिखाए भी हैं, ये इस टाइप के रोगाणु होते हैं, भर जाते हैं पूरे बॉडी में, इस टाइप के रोगाणु होते हैं, और ये इसीलिए सांस लेने में फिर कठिनाई होती है, सांस लेना मुश्किल पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत खड़ खड़ की आवाज़ करेंगे और अंत में इसीलिए अगर बढ़िया उपचार नहीं मिला तो उनकी डेथ भी हो सकती है बच्चों की। ये होती है हमारी न्यूमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन एक और पढ़ा देते हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर आएंगे। छोड़ो और क्वेश्चन हम स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन होंगे, और आज के लिए जय हिंद। आप लोग हमारी बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, कैंसर है और भी इससे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हॉट स्पॉट हैं, और टाइगर प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, और कीस्टोन प्रजातियाँ हैं,
साइवोज था, सिपाही प्रभाव था, पता नहीं कितने बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। वहाँ पे आप जाइएगा और सारे वीडियोज देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप प्लेलिस्ट का सहारा लीजिएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकें। और आज के लिए जो है, जय हिंद।